11 मई 1998 दोपहर के 3 बजने वाले हैं। राजस्थान के थार रेगिस्तान में, जहां सिर्फ रेत है, हवा है और एक ऐसी खामोशी है जो इंसान की रूह को अंदर तक भिगो देती है। जमीन के नीचे पूरे 230 मीटर की गहराई में एक ऐसी चीज रखी है जो इंडिया ने कभी पहले नहीं बनाई थी। एक हाइड्रोजन बम, इंडिया का पहला थर्मोन्यूक्लियर डिवाइस, एक ऐसा हथियार जिसको दुनिया के सिर्फ चंद देश ही बना पाए हैं। और आज यहाँ इस सुनसान रेत के जंगल में इंडिया उसी शक्तिशाली बिरादरी में दाखिल होने वाला था। ऊपर आसमान में हजारों किलोमीटर की ऊंचाई पर CIA के जासूस सैटेलाइट्स धरती को घूर रहे हैं। वो सैटेलाइट्स इतने पावरफुल हैं कि जमीन पर खड़े एक इंसान की रिस्ट वॉच का टाइम भी पढ़ सकती हैं। पोखरण पर उनकी नजर महीनों से टिकी थी। अमेरिका को शक था, पाकिस्तान को डर था और चीन चुपचाप देख रहा था। सब एक ही सवाल पूछ रहे थे, क्या इंडिया वाकई ये कर सकता है? क्या एक ऐसा देश जो अभी गरीबी से लड़ रहा है, जो सैंक्शंस झेल रहा है, जो फॉरेन टेक्नोलॉजी से कट ऑफ है, वो हाइड्रोजन बम बना सकता है? और फिर जमीन कांप उठी। ऐसा लगा जैसे धरती के सीने में दबी कोई महाशक्ति अचानक जाग उठी हो। रिक्टर स्केल पर 5.0 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक रिकॉर्ड हुआ। पोखरण के आसपास के गांवों में लोगों के घर हिले। खेतोलाई गांव में, जो सिर्फ 5 किलोमीटर दूर था, बुढ़ियों ने एक दूसरे का हाथ थाम लिया और ऊपर की तरफ देखा। उन्हें कुछ दिखा नहीं, कोई धुआं नहीं, कोई आग नहीं, कोई मशरूम क्लाउड नहीं, बस एक गहरा डरता हुआ सिलसिला जमीन से आया और चला गया। वो नहीं जानते थे कि अभी अभी उनके पांव तले इंडिया की हिस्ट्री बदल गई थी। ये कहानी है उस एक दिन की जब इंडिया ने दुनिया को चौंका दिया, जब CIA अपनी सारी एडवांस टेक्नोलॉजी के बावजूद फेल हो गई, जब एक मिसाइल साइंटिस्ट और एक 66 साल के प्राइम मिनिस्टर ने मिलकर एक सपना पूरा किया जो 34 साल से दिल में पला था, जब भारत ने पूरी दुनिया की आंखों में सीधा आंखें डालकर कहा, हम न्यूक्लियर पावर हैं और कोई हमें रोकने वाला नहीं। लेकिन इस कहानी को समझने के लिए कि 11 मई 1998 इतना इंपॉर्टेंट क्यों था, हमें पहले 24 साल पीछे जाना होगा। 1974 में 18 मई 1974 इंदिरा गांधी इंडिया की प्राइम मिनिस्टर हैं। उनके कैबिनेट में एक चीज चल रही है जो सिर्फ कुछ लोगों को पता है, एक न्यूक्लियर टेस्ट। राजस्थान के उसी पोखरण रेगिस्तान में जहां आज हम खड़े हैं, इंडिया ने अपना पहला एटॉमिक बम टेस्ट किया। नाम रखा गया था ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा। मानो इंडिया बुद्ध की मुस्कान के साए में दुनिया को एक संदेश दे रहा था। वो टेस्ट कामयाब रहा, इंडिया एटॉमिक पावर बन गया। दुनिया एक बार फिर चौंक गई, लेकिन साथ ही अमेरिका, कनाडा और बाकी वेस्टर्न देश गुस्से में आ गए। सैंक्शंस लगे, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का दरवाजा इंडिया के लिए बंद हो गया। कोई फॉरेन यूरेनियम नहीं, कोई एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं, कोई टेक्निकल हेल्प नहीं। लेकिन एक बात और थी जो 1974 में सब समझे नहीं। एटॉमिक बम अलग होता है, हाइड्रोजन बम अलग होता है। ये फर्क समझना जरूरी है। एटॉमिक बम में क्या होता है? यूरेनियम या प्लूटोनियम के एटम्स टूटते हैं, एक चेन रिएक्शन होती है और एक जोरदार ब्लास्ट होती है। यही था 1974 का टेस्ट। लेकिन हाइड्रोजन बम, जिसे थर्मोन्यूक्लियर बम भी कहते हैं, वो एक अलग ही स्तर की महाशक्ति है। आसान भाषा में कहें तो पहले एक एटॉमिक बम ब्लास्ट होती है और उस ब्लास्ट की एनर्जी इतनी ज्यादा होती है कि वो एटम्स को जोड़ने पर मजबूर कर देती है। हाइड्रोजन एटम्स आपस में फ्यूज होते हैं, थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन होता है और जो एनर्जी निकलती है वो एटॉमिक ब्लास्ट से 1000 गुना ज्यादा होती है। हिरोशिमा पर जो बम गिरा था वो 15 किलोटन का था। इंडिया का हाइड्रोजन बम डिजाइन पूरे 200 किलोटन का था, मतलब हिरोशिमा से 13 गुना ज्यादा पावरफुल। सोचिए, एक ही धमाके में 3 हिरोशिमा। 1974 में इंडिया के पास ये टेक्नोलॉजी नहीं थी और दुनिया इंडिया को ये टेक्नोलॉजी कभी देने वाली नहीं थी, क्योंकि एक शक्तिशाली गुट था। अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन, 5 देश जो न्यूक्लियर वेपन्स रखते थे। वो चाहते थे कि ये विशिष्ट बिरादरी सिर्फ इन्हीं 5 तक सीमित रहे। इसलिए NPT बना, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, एक ऐसा एग्रीमेंट जो कहता था बाकी देश न्यूक्लियर हथियार मत बनाओ। इंडिया ने ये ट्रीटी साइन करने से इनकार कर दिया। इंडिया का तर्क साफ था, ये ट्रीटी भेदभाव है, बस 5 देशों को अपने बम रखने की खुली छूट, बाकी सबको नहीं। ये कौन सा इंसाफ है? तो इंडिया अकेला था सैंक्शंस में, टेक्नोलॉजी से कट ऑफ। लेकिन इंडियन साइंटिस्ट चुप नहीं बैठे। बारक, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर मुंबई में धीरे धीरे एक एक पीस करके खुद ही सब सीखते रहे। प्लूटोनियम रिफाइनमेंट, डिवाइस डिजाइन, कंप्यूटर सिमुलेशन, सब कुछ अपने दम पर। फिर आया 1995।
नरसिम्हा राव की सरकार थी। साइंटिस्ट ने कहा, हम तैयार हैं, टेस्ट कर सकते हैं। प्रेपरेशन शुरू हुई पोखरण में। सीक्रेटली रात को ट्रक्स आए, इक्विपमेंट आया, लेकिन CIA सो नहीं रही थी। उनके सैटेलाइट्स ने कुछ अनयूजुअल एक्टिविटी नोटिस की। वॉशिंगटन ने नई दिल्ली को डायरेक्ट मैसेज भेजा, ये सब बंद करो अभी, वरना इसके गंभीर नतीजे भुगतने होंगे। और इंडिया को रुकना पड़ा। प्रेपरेशंस बंद, इक्विपमेंट वापस, सपना फिर से अलग रख दिया। वो एक ऐसी हार थी जो दिल में घर कर गई, लेकिन साथ ही एक संकल्प भी था कि अगली बार CIA को भनक भी नहीं लगेगी। 19 मार्च 1998, नई दिल्ली। राष्ट्रपति भवन में शपथ लेने की तैयारी चल रही है। अटल बिहारी वाजपेयी, बीजेपी के नेता, एक शायर, एक वक्ता, एक देशभक्त, इंडिया के 13वें प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पर बैठे हैं। ये उनका पहला पूरा टर्म था। 1996 में वो सिर्फ 13 दिन PM रहे थे, क्योंकि सरकार का मेजॉरिटी नहीं था। अब बीजेपी के पास मैंडेट था और वाजपेयी के पास एक आधा अधूरा सपना था जो 34 साल से दिल में जल रहा था। 1964 में जब चीन ने अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट किया, एक नौजवान MP ने पार्लियामेंट में खड़ा होकर कहा था, एन आंसर टू एन एटम बॉम्ब इज एन एटम बॉम्ब, नथिंग लेस विल डू। वो नौजवान MP अटल बिहारी वाजपेयी थे। अब वो 66 साल के थे और प्राइम मिनिस्टर, और उनके हाथ में वो ताकत थी जो 34 साल पहले नहीं थी। शपथ लेने के कुछ घंटे बाद ही उसी शाम साउथ ब्लॉक की एक छोटी सी रूम में भारी दोपहरी की रोशनी में 5 लोग बैठे थे। वाजपेयी, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, साइंटिफिक एडवाइजर टू PM, डॉक्टर R चिदम्बरम, एटॉमिक एनर्जी कमीशन चेयरमैन, डॉक्टर अनिल काकोडकर, बारक डायरेक्टर, और ब्रजेश मिश्रा, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। बाहर दुनिया नहीं जानती थी कि इस कमरे में क्या हो रहा है। वाजपेयी ने सीधा सवाल किया, कितना वक्त चाहिए? कलाम और चिदम्बरम ने एक दूसरे की तरफ देखा। फिर कलाम ने कहा, सर, वॉज पहले से तैयार है, डिजाइन रेडी है, पैरा सुपर कंप्यूटर पर सिमुलेट हो चुका है, सिर्फ एक हरी झंडी की जरूरत है और कुछ हफ्तों का काम। वाजपेयी ने कुछ देर के लिए आंखें बंद की, फिर खोली और कहा, ठीक है। 28 मार्च को अंतिम हरी झंडी मिली। ऑपरेशन शक्ति ऑफिशियली शुरू हुआ। और यहाँ एक ऐसी बात है जो सोचने पर मजबूर कर देती है। ऑपरेशन इतनी गहरी सीक्रेसी थी कि इंडिया की कैबिनेट के सीनियर मोस्ट मिनिस्टर्स भी इस ऑपरेशन से अनजान थे। फाइनेंस मिनिस्टर यशवंत सिन्हा को नहीं पता था, डिफेंस मिनिस्टर जॉर्ज फर्नांडिस को नहीं पता था, फॉरेन मिनिस्टर जसवंत सिंह को नहीं पता था। सिर्फ एक इनर सर्कल था, वाजपेयी, होम मिनिस्टर LK आडवाणी, NSA ब्रजेश मिश्रा और वो साइंटिस्ट्स। यही 5-6 लोग एक ऐसा फैसला ले रहे थे जो इंडिया की अगली कई दशकों की नीतियों को डिफाइन करने वाला था। अब यहाँ एक ऐसी बात है जो बहुत कम लोग जानते हैं, और ये सुन के आपको पहले हंसी आएगी, फिर हैरत, और फिर शायद एक गहरा एहसास भी। पहले टेस्ट की डेट सोची गई थी 27 अप्रैल 1998। सब कुछ ऑलमोस्ट फिक्स हो गया था, लेकिन एक प्रॉब्लम आई। डॉक्टर R चिदम्बरम, जिनके हाथ में पूरी न्यूक्लियर डिवाइस डिजाइन थी, जिनका बारक टीम के बीच हर रोज का कोऑर्डिनेशन था, उनकी बेटी की शादी 27 अप्रैल को थी। अगर चिदम्बरम उस दिन पोखरण में होते तो लोग पूछते, कोई शक करता, कोई थ्रेड खींचा जाता। एक साइंटिस्ट की बेटी की शादी और इंडिया का न्यूक्लियर टेस्ट प्लान एक हफ्ता और पोस्टपोन हुआ। डेट बदल के रखी गई 11 मई। सोचिए, हिस्ट्री के सबसे बड़े फैसलों में से एक बेटी की शादी की वजह से थोड़ा और रुका, और शायद उसी वक्त का इंतजार जरूरी था। ऑपरेशन शक्ति कोई एक इंसान की कहानी नहीं थी, ये एक सपने की कहानी थी जिसे हजारों लोगों ने मिलकर जिया। लेकिन कुछ किरदार थे जिनके बगैर ये सपना अधूरा था। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, रामेश्वरम, तमिलनाडु के एक छोटे से द्वीप पर एक फिशरमैन के घर में पैदा हुए थे। इतने गरीब थे कि स्कूल जाने के लिए सुबह उठकर अखबार बांटते थे, लेकिन अंदर कुछ था, एक आग जो कभी बुझी नहीं। मिसाइलें बनाई, DRDO चलाया, और अब वो साइंटिफिक एडवाइजर टू PM थे, इंडिया के न्यूक्लियर प्रोग्राम के टेक्निकल ब्रेन। उनके हवाले था पूरे ऑपरेशन का कोऑर्डिनेशन, डिवाइस डिजाइन से लेकर टेस्ट साइट लॉजिस्टिक्स तक। वो एक ऐसा इंसान था जिसके हाथ में कलम भी था और रॉकेट भी। डॉक्टर R चिदम्बरम, एटॉमिक एनर्जी कमीशन के चेयरमैन, एक सॉफ्ट स्पोकन मेटिकुलस साइंटिस्ट। न्यूक्लियर डिवाइसेस का एक्चुअल डिजाइन, प्लूटोनियम कोर्स का कॉन्फ़िगरेशन, एक्सप्लोसिव लेंसेज का अरेंजमेंट, डिटोनेशन टाइमिंग, ये सब चिदम्बरम की टीम का काम था। उनकी टीम ने बारक के अंडरग्राउंड लैब्स में रात भर काम करके वो डिजाइन तैयार किया था जो आज टेस्ट होने वाला था। डॉक्टर अनिल काकोडकर, बारक का डायरेक्टर। जब बात आती थी न्यूक्लियर मटेरियल की, प्लूटोनियम को रिफाइन करना,
डिवाइस का फिजिकल असेंबली बनाना, हर एक कंपोनेंट को माइक्रोन लेवल प्रिसीजन के साथ फिट करना, ये काकोडकर की टीम का डोमेन था। एक ऐसा साइंटिस्ट जिसने अपनी पूरी जिंदगी लैब में दी और कभी स्पॉटलाइट नहीं मांगा। डॉक्टर के संथानम, डीआरडीओ साइंटिस्ट। उनका काम था पोखरण टेस्ट साइट की फिजिकल तैयारी। 3 शाफ्ट्स खोदना, 230 मीटर, 150 मीटर और उससे कम गहराई में, एल शेप में। सब कुछ इस तरह कि ऊपर से भनक भी ना लगे। केबल्स लगाना, सेंसर्स फिट करना, डिटोनेशन सर्किट्स चेक करना और ये सब करते हुए एक सैटेलाइट को धोखा देना जो जमीन से हजारों किलोमीटर ऊपर थी। कर्नल उमंग कपूर, 58वीं इंजीनियर रेजिमेंट, एक आर्मी ऑफिसर जिन्हें एक ऐसा काम दिया गया था जो इंडिया की हिस्ट्री का सबसे सेंसिटिव ट्रांसपोर्ट मिशन था। न्यूक्लियर डिवाइसेस जो मुंबई में बन के तैयार थी, उन्हें पोखरण पहुंचाना था, पूरी सुरक्षा के साथ और बेहद गोपनीय तरीके से, बिना किसी को भनक लगे। ब्रजेश मिश्रा, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, वाजपेयी का दायां हाथ, एक डिप्लोमैट, एक स्ट्रैटेजिस्ट। उनका काम था ये सोचना कि टेस्ट के बाद क्या होगा, अमेरिका का क्या रिएक्शन होगा, पाकिस्तान का क्या जवाब आएगा, यूएन में क्या बोलेंगे, सैंक्शन से कैसे निपटेंगे। वो शतरंज खेल रहे थे और टेस्ट होने से पहले ही कई चालें सोच चुके थे। और पीएम अटल बिहारी वाजपेयी, एक शायर जो प्राइम मिनिस्टर बना था, जो खुद लिखता था, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, मैं खुद अपनी आग में जलता रहा। उनके लिए यह सिर्फ एक पॉलिसी डिसीजन नहीं था, यह एक वादा था 34 साल पुराना जो निभाना था। और फिर हजारों वो लोग जिनके नाम कभी किसी ने नहीं सुने, 12 के जूनियर साइंटिस्ट्स जो रात भर शिफ्ट करते थे, 58वें इंजीनियर रेजिमेंट के जवान जो रेत में घुटनों तक धंसे अंधेरों में काम करते थे, ट्रक ड्राइवर्स जो नहीं जानते थे कि उनके ट्रक्स में क्या था, एयरफोर्स के पायलट्स जिन्हें सिर्फ इतना बोला गया था, ये कार्गो बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई सवाल मत करना। उनके बगैर ये सब मुमकिन नहीं था। उन्हें भी ये चैनल दिल से सलाम करता है। 1 मई 1998, मुंबई, रात के 3 बज रहे हैं। शहर सो रहा है। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, ट्रॉम्बे, मुंबई की एक बिल्डिंग में रोशनी जल रही है। अंदर हजमत सूट्स में कुछ लोग बहुत ही केयरफुली, बहुत ही धीरे न्यूक्लियर डिवाइसेस को मेटल कंटेनर्स में पैक कर रहे हैं। हर एक डिवाइस का वेट, उसका टेम्परेचर, उसकी पोजीशन, सब रिकॉर्ड हो रहा है। गलती की कोई गुंजाइश नहीं। बाहर कर्नल उमंग कपूर 4 आर्मी ट्रक्स के सामने खड़े हैं, रेगुलर आर्मी ट्रक्स। अंदर कोई स्पेशल मार्किंग नहीं, कोई वार्निंग लेबल नहीं, क्योंकि कोई नहीं जानना चाहिए कि ट्रक्स में क्या है। डिवाइसेस लोड होते हैं। ट्रक्स अलग अलग रूट से, अलग अलग टाइमिंग्स पर मुंबई से निकलते हैं। कोई कॉन्वॉय नहीं, अलग अलग रोड्स। कोई एक ट्रक पकड़ा भी जाए तो दूसरे सेफ रहे। 7 मई को डिवाइसेस जैसलमेर एयरपोर्ट पहुंचे, IAF KN 32 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट में। वहां से पोखरण, एक छोटी कॉन्वॉय और डिवाइसेस अपनी मंजिल पर पहुंच गईं। अब संथानम और उनकी टीम का काम शुरू हुआ, लेकिन अब सबसे मुश्किल काम था दुनिया की सबसे शातिर एजेंसी CIA की आंखों में धूल झोंकना। थार रेगिस्तान में कोई जगह छुपने की नहीं होती। यह एक खुली जमीन है जहां एक परिंदा भी पर मारे तो CIA की नजरों से बच नहीं सकता, जहां से आसमान तक सीधी लाइन ऑफ साइट होती है। CIA के की होल सैटेलाइट्स, जिन्हें KH-11 और KH-12 भी कहते हैं, ये इतने पावरफुल थे कि एक नंबर प्लेट पड़ सकती थी जमीन पे। और इंडिया ने 1995 में ऑलरेडी एक बार फेल होकर सीख लिया था कि CIA क्या देख सकती है। इस बार एक मास्टर स्ट्रोक जरूरी था। असल में 5 मास्टर स्ट्रोक्स। पहला मास्टर स्ट्रोक, दिन और रात का उल्टा करना। साइंटिस्ट्स और इंजीनियर्स सिर्फ रात को काम करते थे, जब ऑप्टिकल सैटेलाइट्स की इमेजिंग मुश्किल होती थी। दिन के वक्त साइट पर कोई अनयूजुअल एक्टिविटी नहीं। ट्रक्स वही खड़े रहते थे जहां हमेशा रहते थे, कोई एक्स्ट्रा गाड़ी नहीं, एकदम नॉर्मल। अगर कोई सैटेलाइट दिन को देखे, सब एक रेगुलर आर्मी कैंप जैसा लगता। दूसरा मास्टर स्ट्रोक, डिस्गाइज। हर एक साइंटिस्ट और DRDO इंजीनियर मिलिट्री यूनिफॉर्म में था। अगर कोई सैटेलाइट या कोई नाजायज स्पाई कैमरा देखे तो उसे सिर्फ आर्मी के सोल्जर्स ही नजर आते। कोई अलग इंसान नहीं, कोई सिविलियन नहीं और न ही कोई संदिग्ध परछाई। हैरानी की बात तो ये थी कि इन दिग्गजों ने न सिर्फ अपनी वर्दी बदली, बल्कि अपनी पहचान भी पूरी तरह बदल ली थी। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम मेजर जनरल पृथ्वीराज बन चुके थे और डॉक्टर R चिदम्बरम को मेजर जनरल नटराज का नाम दिया गया था। वे एक दूसरे को इन्हीं सैन्य नामों से बुलाते थे ताकि अगर कोई दुश्मन जासूस आसपास सुन भी रहा हो तो उसे जरा भी भनक न लगे कि ये देश के सबसे बड़े परमाणु वैज्ञानिक हैं। ये महज एक वर्दी नहीं थी, बल्कि CIA की आंखों में धूल झोंकने के लिए बुना गया एक अभेद्य चक्रव्यूह था। तीसरा मास्टर स्ट्रोक, जो शायद सबसे क्रिएटिव था। सुबह होने से पहले, जब रात के काम के बाद सूरज की पहली किरण फूटने ही वाली होती, एक स्पेशली ट्रेन्ड टीम निकलती।
उनका काम था रेगिस्तान की रेत में मौजूद हर एक निशान मिटा देना, ट्रक के टायर के ट्रैक्स, खुदाई के निशान, केबल के ट्रेसेस और पांव के कदम, सब कुछ। वे एक ब्रश की तरह रेत को स्मूथली रीअरेंज करते थे, बिल्कुल वैसे जैसे हवाएं कर देती हैं। सुबह तक रेत वैसे ही दिखती थी जैसे कल थी, कोई आया ही नहीं था। चौथा मास्टर स्ट्रोक, डिकॉय कंफ्यूजन। कई ट्रक्स को अलग अलग जगह मूव किया गया, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि कुछ अनयूजुअल नहीं हो रहा। सैटेलाइट्स को एक पैटर्न दिखता था जो लॉजिकली नॉर्मल लगता था। पांचवा मास्टर स्ट्रोक, और ये सबसे स्मार्ट था। इंडिया के पास अपनी रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट थी, IRS यानी इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। साइंटिस्ट्स ने कैलकुलेट किया था कि CIA के स्पाई सैटेलाइट्स कौन से ऑर्बिट में हैं, कब पोखरण के ऊपर से गुजरते हैं, और उसी सैटेलाइट के ऊपर से गुजरने की टाइमिंग के हिसाब से काम करते थे। जब सैटेलाइट आती सब कुछ नॉर्मल, जब सैटेलाइट जाती काम शुरू। ये एक परफेक्ट कोरियोग्राफी थी। CIA, अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसी, जिसने सोवियत के एक एक मूव को दशकों तक ट्रैक किया था, धोखा खा गई। टेस्ट होने के पूरे 6 घंटे बाद एक जूनियर सैटेलाइट एनालिस्ट ने एक रिपोर्ट फाइल की कि पोखरण में कुछ सस्पिशियस हो सकता है। लेकिन तब तक इंडिया न्यूक्लियर नेशन बन चुका था। US कांग्रेस ने CIA चीफ जॉर्ज टेनेट को तलब किया। ये CIA की हिस्ट्री का एक सबसे एम्बैरेसिंग मोमेंट था। बाद में एक अमेरिकन सेनेटर ने पब्लिक में कहा, आवर इंटेलिजेंस कम्युनिटी फेल्ड एज कंप्लीटली ऑन दिस वन। 11 मई 1998 सुबह होती है। पोखरण टेस्ट रेंज, जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट, राजस्थान। थार का डेजर्ट सूरज की पहली किरणों में सोने की तरह चमकता है, लेकिन इस खूबसूरती के नीचे एक डरावना कारखाना चल रहा है। 3 शाफ्ट्स जमीन के नीचे तैयार हैं, 3 अलग अलग गहराई में 3 अलग अलग डिवाइसेस बैठे हैं, सेंसर्स लगे हैं, केबल्स कनेक्ट हैं, डिटोनेशन सर्किट्स एक्टिव हैं। लेकिन एक चीज और थी जो चेक करनी थी, हवाओं का रुख। ये सुनने में छोटी बात लगती है, लेकिन ये सबसे क्रिटिकल सेफ्टी चेक था। पोखरण टेस्ट साइट से सिर्फ 5 किलोमीटर दूर खेतुलाई गांव है। वहां लोग रहते हैं, बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, जिंदगियां हैं। अगर न्यूक्लियर ब्लास्ट के बाद रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स हवा में आते और हवा उस गांव की तरफ चलती, तो एक साइलेंट इनविजिबल तकलीफ उन लोगों की जिंदगियों में घुस जाती। इसलिए एक रूल बनाया था, अगर हवाएं गांव की तरफ हों, टेस्ट नहीं होगा, चाहे लास्ट मिनट भी क्यों ना हो। साइंटिस्ट ने पूरी रात 10 मई से 11 मई की रात हवाओं का डायरेक्शन मॉनिटर किया, और जब सुबह हवाएं अनुकूल थीं, अंतिम मंजूरी मिल गई। 3 शाफ्ट्स, 3 बम, 3 नाम जो शायद आपने कभी नहीं सुने होंगे, लेकिन जो हिस्ट्री के पन्नों में हमेशा रहेंगे। पहली शाफ्ट का नाम था व्हाइट हाउस, 230 मीटर की गहराई, थार रेगिस्तान की खुश्क मिट्टी में 37 मंजिला इमारत जितना नीचे। यहाँ था इंडिया का पहला हाइड्रोजन बम, शक्ति 1। इस बम की विनाशकारी शक्ति का अंदाजा 200 किलोटन लगाया गया था, लेकिन साइंटिस्ट ने जानबूझकर इसे 45 किलोटन पर कैलिब्रेट किया। क्यों? क्योंकि 5 किलोमीटर दूर एक गांव था। दूसरी शाफ्ट, ताजमहल, 150 मीटर गहरा। यहाँ था शक्ति 2, एक फिशन बम, प्लूटोनियम कोर, मिसाइल या बॉम्बर से डिलीवर किए जाने के लिए एक कॉम्पैक्ट वारहेड। 1974 के डिवाइस का एक इम्प्रूव्ड मिनिएचुराइज्ड वर्जन। तीसरी शाफ्ट, कुंभकर्ण, कम गहराई में। यहाँ था शक्ति 3, एक सब किलोटन डिवाइस, एक्सपेरिमेंटल डिजाइन, रिएक्टर ग्रेड प्लूटोनियम का यूज। इन शाफ्टों को कोड नेम इसलिए दिए गए थे ताकि उनकी पहचान और तैयारी को गुप्त रखा जा सके। हर शाफ्ट L शेप में थी, सीधा नीचे जाता, फिर एक हॉरिजॉन्टल चेंबर। बम उस हॉरिजॉन्टल चेंबर में होता था। ये डिजाइन एक इंजीनियरिंग मास्टर स्ट्रोक था। अगर शाफ्ट सीधा होता, ब्लास्ट की एनर्जी सीधा ऊपर की तरफ आकर जमीन फाड़ देती, रेडिएशन बाहर आता। L शेप में एनर्जी 2 डायरेक्शंस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती, शाफ्ट वॉल्स एब्जॉर्ब कर लेती। एक सफेद कागज पर खींची गई एक लाइन, और उसी लाइन ने पूरी ऑपरेशन की सेफ्टी इंश्योर की। दोपहर को एक मोमेंट आया जो शायद सबसे खामोश लेकिन सबसे भारी मोमेंट थी पूरी ऑपरेशन की। डॉक्टर के संथानम, टेस्ट साइट डायरेक्टर, ने अपनी कमर से 2 चाबियां निकाली और उन्हें दिया डॉक्टर M वासुदेव को, रेंज सेफ्टी ऑफिसर। एक एक चाबी, एक दूसरे की आंखों में देखा, कुछ नहीं बोला। दोनों जानते थे कि अब कमान से तीर निकल चुका था। कंट्रोल रूम में डॉक्टर कलाम और डॉक्टर चिदम्बरम थे। इंजीनियर्स अपने स्क्रीन्स पर टिके थे। सब कुछ चेक हुआ, 1 बार, 2 बार, 3 बार। हर सेंसर ग्रीन था, हर सर्किट लाइव था, हवा ठीक थी, टाइम ठीक था। 3:45, तीनों डिवाइसेस, शक्ति 1, शक्ति 2, शक्ति 3, एक साथ डिटोनेट हुए। क्या हुआ उस 1 सेकंड में? जमीन के नीचे एक थर्मोन्यूक्लियर फायरबॉल बनी जो सूरज की सरफेस जितनी हॉट थी। फिर एक शॉकवेव, फिर सीस्मिक एनर्जी जो जमीन के थ्रू बाहर की तरफ दौड़ी। रिक्टर स्केल पर 5.0 मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक रिकॉर्ड हुआ। दुनिया भर में सीस्मिक स्टेशंस ने एक साथ इस स्पाइक को रिकॉर्ड किया। पोखरण के आसपास के इलाकों में जमीन हिली, एक गहरा, धीमा, डरावना रंबल, जैसे धरती ने एक गहरी सांस ली। और ऊपर
डेजर्ट की सरफेस पर जमीन थोड़ी सी उठी, एक जेंटल स्लो मोशन बल्ज, और फिर वापस बैठ गई। कोई मशरूम क्लाउड नहीं, कोई आग नहीं, कोई धुआं नहीं, बिल्कुल कंट्रोल्ड, बिल्कुल कंटेन्ड। इंडिया का पहला हाइड्रोजन बम फटा था और दुनिया को पता भी मींस चला कि क्या हुआ। व्हाइट हाउस शाफ्ट में इंडिया का पहला थर्मोन्यूक्लियर एक्सप्लोजन, 45 किलोटन की विनाशकारी शक्ति, हिरोशिमा से 3 गुना ज्यादा पावरफुल। लेकिन दुनिया के लिए ये सिर्फ एक मामूली भूकंपीय हलचल थी। अभी तक कंट्रोल रूम में साइंटिस्ट ने मॉनिटरिंग शुरू की, रेडिएशन सेंसर्स चेक हुए, कोई रेडियो एक्टिविटी एटमॉस्फेयर में लीक नहीं हुई। सब डिवाइसेस ने एक्सपेक्टेड यील्ड दिया, एक एक पैरामीटर चेक हुआ और सब कुछ एक्सपेक्टेड के अंदर था। जब लास्ट कंफर्मेशन आया, कंट्रोल रूम में एक गहरी सांस ली गई। कुछ लोग आंसू रोक नहीं पाए, कुछ लोग हाथ में हाथ लिए बैठे रहे, कुछ बस स्क्रीन को देखते रहे। विश्वास नहीं हो रहा था। फिर कलाम साहब ने फोन उठाया। नई दिल्ली में पीएम वाजपेयी अपने ऑफिस में थे। फोन बजा, उन्होंने उठाया। सर, मिशन एकम्प्लिश्ड। वाजपेयी कुछ देर के लिए खामोश रहे, एक लंबी खामोशी जिसमें 34 साल की प्रतीक्षा थी। 1964 का पार्लियामेंट स्पीच था, 1995 की हार थी, 1998 की वो एक रात का जुनून था जब उन्होंने खुद से वादा किया था। सब कुछ उस एक खामोशी में था। फिर उन्होंने कहा, बहुत बहुत शुक्रिया। ये भारत की वैज्ञानिक महारत का वो सबूत था जिसके आगे दुनिया का हर तर्क फीका पड़ गया। बम को इतना बड़ा बनाना कि वो काम कर जाए, ये तो एक हुनर है, लेकिन बम की ताकत को इतना संभाल कर रखना कि दुनिया को कानों कान भनक तक न लगे, ये एक अलग ही उस्ताद की निशानी है। और शक्ति वी में एक और राज छुपा था जो बहुत कम लोग जानते हैं। इस डिवाइस में यूरेनियम 233 यूज किया गया था। ये थोडियम से बनता है और ये पूरी दुनिया में पहली बार किसी भी देश ने यूरेनियम 233 न्यूक्लियर डिवाइस सक्सेसफुली टेस्ट की थी। क्यों इतना इंपॉर्टेंट था ये? क्योंकि इंडिया के पास दुनिया का सबसे बड़ा थोडियम रिजर्व है। केरल और तमिलनाडु के समुद्री किनारों पर मोनाजाइट सैंड में करोड़ों टन थोरियम दबा पड़ा है। अगर इंडिया थोरियम फ्यूल साइकिल में मास्टर हो जाए तो एक ऐसा एनर्जी फ्यूचर खुल सकता था जिसमें इंडिया दशकों तक खुद सफिशिएंट हो। ये टेस्ट सिर्फ एक बम टेस्ट नहीं था, ये इंडिया की एनर्जी इंडिपेंडेंस की एक जरूरी रिहर्सल थी। लेकिन बाहर की दुनिया का रिएक्शन बहुत अलग था। अमेरिका का गुस्सा सबसे पहले और सबसे तेज था। प्रेसिडेंट क्लिंटन ने टेस्ट को डीपली डिस्टर्बिंग कहा। वॉशिंगटन ने ऑलमोस्ट ओवरनाइट $20 बिलियन की एड्स और लोन्स रोक दी। एक्सपोर्ट्स बंद, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर बंद, अमेरिकन कंपनीज को इंडिया से डील्स करने पर रेस्ट्रिक्शंस। जापान ने $1 बिलियन की एड्स रोक दी। जापान के लिए ये एक पर्टिकुलरली पेनफुल फैसला था क्योंकि जापान हिरोशिमा और नागासाकी का दर्द अपने सीने में रखता है। उनके लिए कोई भी न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन एक पर्सनल दर्द है। वर्ल्ड बैंक और IMF ने भी इंडिया को वार्निंग दी। एक अमेरिकन सेनेटर ने कांग्रेस में कहा, वी वर कंप्लीटली ब्लाइंड साइडेड, दिस इज अ मैसिव फेलियर। कलाम साहब ने बाद में एक इंटरव्यू में मुस्कुराते हुए कहा, CIA के सैटेलाइट्स बहुत अच्छे थे लेकिन वो इंडियन डिटर्मिनेशन के पार नहीं देख पाते। ऑपरेशन शक्ति सिर्फ एक न्यूक्लियर टेस्ट नहीं था, ये एक मैसेज था जो बिना लफ्जों के कहा गया कि एक ऐसा देश जिसके पास 1947 में फोन लाइन भी बनाना मुश्किल थी, जिसने अपना पहला रॉकेट एक साइकिल पर ढोके लॉन्च पैड तक पहुंचाया था, जिसे दुनिया की हर सुपर पावर ने दबाने की कोशिश की थी, जो सैंक्शंस के साए में था, जिसे टेक्नोलॉजी नहीं मिली, जो इंटरनेशनल आइसोलेशन झेल रहा था, वो देश जो अपना किस्मत खुद लिखता है, अपना हाइड्रोजन बम खुद बनाता है और CIA को भी धोखा दे सकता है। ये था ऑपरेशन शक्ति, भारत की न्यूक्लियर कहानी। एक देश की वो कहानी जिसने कभी हार नहीं मानी। अगर इस कहानी ने आपको जरा सा भी सोचने पर मजबूर किया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताएं क्या आपको लगता है कि भारत का ये फैसला सही था, क्योंकि आपकी राय मायने रखती है और ऐसी ही सच्ची और अनकही कहानियां अभी बाकी हैं।